हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू माय चैनल दिस टर्मलैंड। माय नेम सैयद फरमान एंड हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, जो चैप्टर चल रहा है वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आज हम थर्ड लॉ डिस्कस करने वाले हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले दो लॉ हमने डिस्कस कर लिए और वहां से जो भी इक्वेशंस आई, जो भी वहां से एक्सप्रेशंस हमें मिली, हमने वो याद कर लिए। हमें वो पता है कहाँ पे कौन सी एप्लीकेशन किस में होती है। ठीक है, तो लास्ट वाले एक्सरसाइज मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे आपको होमवर्क में, तो होप करता हूं कि आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे, अदरवाइज कमेंट में आपने लिख दिया होता। ठीक, तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है। ठीक है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स पहले दिए गए हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया गया है। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि जैसे ही हमने पहले पढ़ा कि मोशन के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। ठीक है, पढ़ लिया हमने। दूसरे लॉ में आ गया, हमने ये पढ़ा कि वो जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है बॉडी में। ठीक है, तो हमें फोर्स का जो है तरीका, फोर्स की डेफिनेशन हमें समझ में आ गई। अब तीसरे लॉ में भी फोर्स को ही डिस्कस किया गया है, लेकिन फोर्स को एक डिफरेंट वे में बताया गया है। सपोज थर्ड लॉ जो है वो ये बोलता है कि अगर एक बॉडी जो है, ठीक है, वो किसी बॉडी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है। ठीक, अगर कोई बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है, वो बॉडी जो है जिसपे फोर्स एक्सर्ट हुआ वो वापस से उस पर उतना ही फोर्स एक्सर्ट करती है। सपोज ये ऐसे लिखा गया है, सपोज एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, ये ए है, ये बी है, ये इस पे कुछ फोर्स एक्सर्ट करती है बी बॉडी ए पे। तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है ये भी इक्वल फोर्स अप्लाई करेगा इस बी पे। ठीक है, पहला, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। पहला पॉइंट न्यूटन थर्ड लॉ का ये है, क्या? टू एवरी एक्शन देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। टू एवरी एक्शन, ठीक है, जो भी एक्शन होगी, एवरी एक्शन मतलब एवरी फोर्स, ठीक है, वहां पे क्या है? अपोजिट, पहले अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। अगर कोई बॉडी किसी पे फोर्स अप्लाई करती है उसको हम एक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्शन बोलते हैं, और जो वो फोर्स वापस एक्सर्ट करेगी उस पर बॉडी पे उसको हम बोलते हैं रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ का पहला स्टेटमेंट ये है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समझ में आ रहा है? जो अगर कोई बॉडी किसी बॉडी में फोर्स एक्सर्ट करती है तो वो बॉडी वहां से इक्वल फोर्स वापस एक्सर्ट करती है। ठीक है, सिंपल है। ये रहा पहला पॉइंट आपके न्यूटन थर्ड लॉ का। पहला पॉइंट न्यूटन थर्ड लॉ का, यहां पर लिखते हैं वन इसको। दूसरा पॉइंट है फोर्स मस्ट बी, ठीक है, फोर्स मस्ट बी, फोर्स जो इसका एक चीज और मस्ट है, क्या? कि ये दो बॉडीज पे अप्लाई होना चाहिए, ये एक बॉडी पे नहीं। मतलब ये जो यहां पे दो बॉडीज पार्टिसिपेट करनी चाहिए तभी ये लॉ वैलिड है। ठीक है, ये वैलिड है फॉर टू बॉडीज। ठीक है, फॉर टू बॉडीज मतलब अगर एक बॉडी किसी पे फोर्स एक्सर्ट करती है तो जिस बॉडी पे वो फोर्स एक्सर्ट करती है वो दूसरी बॉडी सेपरेटेड बॉडी होनी चाहिए। सपोज मैं आपको बताता हूं, ठीक है, अगर आप एक इस मार्कर को, ठीक है, दोनों साइड से प्रेस करोगे, ठीक, दोनों साइड से प्रेस करोगे, एक ही बॉडी पे फोर्स अप्लाई करोगे तो यहां पे न्यूटन लॉ कहां से नहीं आएगा? कहीं से नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये एक बॉडी, ये जो है मार्कर है दूसरी बॉडी, अगर मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो न्यूटन बोलते हैं कि ये जो है ये मार्कर आप पे इक्वल फोर्स एंड अपोजिट फोर्स वापस अप्लाई करता है। ठीक है, हम यहां से एक्शन देते हैं, वो बोलता है ये वापस रिएक्शन देता है। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस है ये दो बॉडीज पे एक्ट होते हैं, एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं होते। एक्शन अगर एक बॉडी पे एक्ट होगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी पे एक्ट होगा। मतलब अगर ये फोर्स यहां से देखिए इस पे एक्शन देता है तो बी रिएक्शन देगा। ठीक है, ए एक्शन और रिएक्शन दोनों नहीं दे सकता, ये फोर्स दोनों एक ही बॉडी पे अप्लाई नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये इमेजिन करना मे बी आपको अभी डिफिकल्ट लगेगा अगर आप ये पॉइंट नहीं समझोगे। ठीक है, आपको ये समझना है कि सपोज आपको बोला जाता है कि अगर आप मार्कर साइड में रखा है आपने, ठीक है, आपने मार्क रखा है बोर्ड में, आप उसको ऐसे फोर्स देते हो, ये भी आपको इक्वल फोर्स देता है, तो कंफ्यूजन आ जाता है कि ये कैसे हो सकता है, ये तो चल रहा है मार्कर, अगर इसने इक्वल फोर्स वापस दिया तो फिर तो रुकिए। सपोज मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, समझाता हूँ थोड़ा सा कि अगर यहाँ पे कोई मार्कर है, ठीक है, मार्कर है,
मैं बोलता हूं अगर मैं इसको फोर्स देता हूं तो ये मुझे इक्वल फोर्स वापस देता है, तो फिर चलता क्यों है? थोड़ा सा क्लिक, मैं चाहता हूं क्लिक हो जाए आपके माइंड कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हूं कि अगर इस मार्कर को मैंने फोर्स दिया, इसने मुझे वापस इक्वल फोर्स अपोजिट दे दिया, ठीक है, तो फिर ये क्यों चल रहा है? अगर यहां से फोर्स है, वहां से इक्वल फोर्स है, तो फिर ये क्यों चल रहा है? यहां पे बात ये है कि ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन सेम प्रोड्यूस नहीं करेगा डिफरेंट बॉडीज में। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, ये डिफरेंट जो दो बॉडीज आपस में पार्टिसिपेट कर रही है, उनमें ये सेम टाइप की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि बॉडीज का मास डिफरेंट है। ये समझना है, बॉडीज का मास डिफरेंट है। तो सपोज अगर एक बॉडी, ठीक है, एक मार्कर जो हमारे पास है, इस पे मैंने 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। क्या किया? 5 न्यूटन फोर्स। 5 न्यूटन फोर्स मैंने इस मार्कर पे अप्लाई किया और इस मार्कर ने मेरे ऊपर वापस 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया। अब मसला ये है कि क्या ये 5 न्यूटन इसको चला सकता है? हाँ, ये 5 न्यूटन इसको मूव करवा सकता है, लेकिन इसके 5 न्यूटन मेरी बॉडी में कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मार्कर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। प्रूव करते हैं, ये जो है हमारा स्टेटमेंटल है, स्टेटमेंट्स है, ठीक है, इसके लिए हमें प्रूफ भी है, हमारे टेक्स्ट ने भी सॉल्व किया, हम भी प्रूफ देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं कि ये है। सपोज एक बैलेंस है कि स्प्रिंग बैलेंस सॉरी स्प्रिंग बैलेंस है, हमने यहां पे क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। समझना मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? दोनों स्प्रिंग्स में इक्वल रीडिंग्स आ जाती है। सपोज अगर यहां पे मैंने 10 न्यूटन फोर्स किया, ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तो ये भी 10 न्यूटन दिखाता है, ये भी 10 न्यूटन दिखाता है। मतलब इससे हम ये देखते हैं कि अगर हमने इस पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इस बॉडी पे, तो इस बॉडी ने इस पे वापस से 10 न्यूटन अप्लाई किया, ठीक है, इस बॉडी ने जैसे ही हमने इस पे 10 न्यूटन अप्लाई किया, ठीक है, इसने इस पे 10 न्यूटन अप्लाई किया, इसने वापस से इस पे 10 न्यूटन अप्लाई किया, इसी वजह से इस पे भी 10 न्यूटन शो हो रहा है। इसका मतलब ये है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में भी वे जो है ये अपोजिट डायरेक्शन इसकी होती है। मतलब अगर हमने यहां पे फोर्स दे दिया तो इसने इस पे फोर्स इक्वल एंड अपोजिट दे दिया, इसने वापस से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लेके यहां से सेम रीडिंग्स आ गई दोनों बैलेंसेस में, ठीक है। पहली एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल है कि हमने बहुत बार देखा है हम ऐसे रेस्ट में होते हैं, ठीक है, जैसे ही हम रेस्ट में होते हैं, जैसे हम चलना स्टार्ट करते हैं, अब आप ये पूछोगे कि जब मैं चलता हूं तो फोर्स कहां से आता है, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे ही हम अपना पैर जो है ना पीछे की तरफ दबाते हैं, ठीक, तो क्या होता है कि पीछे की तरफ दबाने से हम अर्थ पे, हम रोड पे एक्शन देते हैं, रोड हमें वापस से रिएक्शन देके आगे ले जाता है। अदरवाइज सपोज अगर हम कहते हैं कि रोड पीछे क्यों नहीं जाता, क्योंकि रोड का इनर्शिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। रोड एक अर्थ को आप कैसे कुछ एक 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन अर्थ को क्या होगा, ठीक है, लेकिन हमें वो फोर्स मूव करवा सकता है। तो जो हम एक्शन यहां से देते हैं उसका रिएक्शन हमें मूव करवाता है, ठीक है। या आपने गन देखा होगा, गन अगर आपने मूवीज में भी देखा होगा या कहीं और पे भी, ठीक है, सर्कस एक्स्ट्रा में, तो वो जो जैसे वो फायर करते हैं तो क्या होता है कि उनका जो ये होता है शोल्डर होता है वो थोड़ा पीछे की तरफ चला जाता है, बिकॉज वहां पे जो बुलेट होती है, ठीक है, वो जैसे फोर्स उसको आगे देता है गन, तो गन पे भी एक फोर्स होता है जो उसको पीछे की तरफ मिलता है, ठीक है, अपोजिट एंड इक्वल फोर्स, तो वो फोर्स पीछे उनको ले जाता है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि गन की वेलोसिटी तो 300 किलोमीटर होती है, ठीक है, 300 किलोमीटर पर सेकंड और पर आवर, लेकिन गन की तो उतनी वेलोसिटी नहीं होती, गन की तो थोड़ी वेलोसिटी होती है। अब यहां पे ये देखना है कि इक्वल फोर्स तो है, लेकिन बुलेट का मास बहुत कम है, और वही गन का अगर देखेंगे गन का मास बहुत ज्यादा है, तो एज कंपेयर टू बुलेट की वेलोसिटी गन की वेलोसिटी बहुत कम होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? मैं इसको थोड़ा अच्छे वे में बोलने की कोशिश कर रहा हूं, स्टिल मैथमेटिकल प्रूफ देते हैं तो आपको आ ही जाएगा। या दूसरी बात ये कि बोट पे आपने कहीं बहुत बार देखा होगा, जैसे हम बोट में होते हैं फिर हमें जो है शोर पे आना पड़ता है, ठीक है, हमें दरिया से इस पे आना पड़ता है, उसके जो बैंक्स होते हैं उन पे, तो ऐसे हम बोट को पीछे देते हैं, हम आगे की तरफ मूव होते हैं, ठीक, वही होता है, वहां पे हम एक्शन देते हैं, बोट हमें रिएक्शन देके आगे छोड़ देता है, ठीक, हाँ, सिंपल है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिया है वो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है।
न्यूटन ने थर्ड लॉ ने क्या बोला है कि ये जो फोर्स है, ठीक है, ये जो फोर्स है ये आपका इक्वल एंड अपोजिट है। अगर ए बॉडी इस पे फोर्स करती है एक्सर्ट 10 न्यूटन, बी भी इस पे वापस 10 न्यूटन एक्सर्ट करेगी फोर्स, ठीक है। सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। टू रिएक्शन गिव्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन प्रोवाइडेड फोर्स एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। एंड सेकेंड पॉइंट ये कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ये जरूरी नहीं कि ये दोनों बॉडीज में सेम टाइप की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, क्योंकि फोर्स डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन डिपेंड करेगी कि आपका मास कितना है, ठीक है। फोर्स पे डिपेंड नहीं, एक्सेलरेशन फोर्स पे डायरेक्टली डिपेंड है, लेकिन एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी है। अगर मास ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगी, अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगी। तो आ जाते हैं, सपोज हम मानते हैं दो बॉडीज को मान के चलते हैं, ठीक है। दो बॉडीज है हमारे पास, दो बॉडीज है, ठीक। सिंपल है, बॉडी है, ये है एक बॉडी, ये है दूसरी बॉडी, ठीक। इसका नाम रखते हैं हम M1, इसका रखते हैं M2, इसका मास है, इसका M2 है, ठीक है। ये भी यहां से जा रही है, ये भी यहां से जा रही है। इसको मानते हैं हम A, इसको मानेंगे B, इसको A, इसको B। सिंपल है, कोई मसला नहीं। यहां से स्पीड है इसकी U, इसकी है U1, इसकी है U2, ठीक है। ये आपस में चल रही है। यहाँ पे कंडीशन चाहिए U1 इज ग्रेटर देन U2, ये कंडीशन जरूरी है, क्योंकि तभी तो ये जाके कोलाइड कर सकती है। हमें मोमेंटम का कुछ कंजर्वेशन देखना है, कंक्लूजन लास्ट पे हम बोलेंगे, अभी हम डिराइव करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या मसला है, क्या होता है ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम मानते हैं कि यहाँ पे चल के क्या हो गया, इनका कोलिजन हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी, इसकी कम थी, तो ये जाके यहाँ पे इसके बराबर पहुंची, ठीक है। यहाँ पे कोलिजन हो गया, M1 है, ये M2 है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, उसके बाद सेपरेट हो गए, हमें नहीं पता कहाँ चले गए, यहाँ गए, यहाँ गए, हमें नहीं पता। इसकी वेलोसिटी होगी V1, इसकी वेलोसिटी होगी V2, ठीक है। सिंपल है। अब देखेंगे इस बॉडी का मोमेंटम की जिसके बराबर है। हम करेंगे काम, हम यहां पे मानेंगे ए बी, ठीक है। हम मानेंगे एफ ए बी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फोर्स पे ए पे जो फोर्स आ गया, ठीक है, बी की वजह से वो कितना है वो देखेंगे। एफ ए बी मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, वो देखेंगे इसके बराबर है। हमने देखा है M1 इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। हम मानिए कोलिजन रहा फॉर टाइम टी टाइम के लिए कोलिजन हो गया इनके बीच में। तो अब जो है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी किसके बराबर होगा, इसका मास ए का चेंज इन इसकी वेलोसिटी, ठीक है, V1 माइनस U1 डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा आपका एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। अब जो है यहाँ पे कोलिजन हो गया, तो ये आपस में एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है एक्सर्ट करेंगे। इसीलिए एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, वो किसके बराबर आएगा, सिंपल है, चेंज इन मोमेंटम V2 माइनस U2 डिवाइड बाय टाइम। तो हमने पढ़ा था ना चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, न्यूटन सेकंड लॉ में हमने ये डेरिवेशन देखी थी, तो यहां पे इसका यूज करेंगे। लेकिन क्या है कि हमें ये बोला गया है, किसने बोला है, न्यूटन थर्ड लाइन है, कि एफ ए बी इक्वल है किसके, एफ बी ए के, लेकिन अपोजिट है। मतलब एफ ए बी इक्वल तो है एफ बी ए के, लेकिन अपोजिट है, मतलब माइनस यहां पे साइन आएगा। समझना है आपको, समझना है क्यों, क्योंकि यहां पे हमें बोला गया है एफ ए बी इक्वल टू है एफ बी ए के, लेकिन डायरेक्शन उनके अपोजिट है, तो इसका हम माइनस लेंगे। इसको यहां पे इक्वेशन में पुट करके देखेंगे क्या होगा। इन दोनों को यहां पे हम मिला के देखेंगे तो हमें आएगा M1 इंटू V1 माइनस U1 डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू M2 इंटू V2 माइनस U2 बाई टी, ठीक है। तो सिंपल है, टाइम तो सेम है दोनों में, ऐसे काट सकते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, ये इसको यहां पे लिखते हैं, ठीक है। M1 V1, ये ना ये वाला M1 V1 माइनस M1 U1, इसका मैं कर रहा हूं, ठीक, इज इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2, ठीक है। सिंपल है, कोई मसला है नहीं। तो काम करेंगे यहां पे कहीं पे हमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, नहीं, ठीक है। लेकिन हमें ये वही से दिया गया है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, सिंपल है ना। ये माइनस हमें यहाँ पे लिखना है, हमें यहाँ पे अलग लिख लिया, दोनों को ये माइनस है। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी माइनस दे सकते हैं। इसको देखो, जैसे इसको माइनस देंगे ना तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है, सिंपल है ना। ये माइनस जब अंदर लेंगे हम तो क्या होगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो इसको यहां लाते हैं, इस माइनस को यहां ले जाते हैं, ये इक्वल है ना बीच में, तो साइन के अपोजिट डायरेक्शन में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या आएगा, M1 V1, ठीक है। शायद मार्कर जम गया है फिर से आज,
तो दूसरा यूज करते हैं। तो M1 V1 ये रहेगा, यहां से क्या आएगा माइनस कौन है M2 V2 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, यहां पे क्या है ये M1 U1 यहां जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U2। समझो अब मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे हमने इस माइनस वाले को यहां ले लिया, यहां से जो माइनस वाला था उसको इस साइड ले लिया, तो हमें M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2। तो ये जो है इक्वेशन हमें आ गई कि जो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम है M1 U1 प्लस M2 U2 सिस्टम का याद रखना, सिस्टम का। यहाँ पे दो तीन चीजें हम लेते हैं, पहले कुछ चीजें रहते हैं कि ये कंडीशन हो, ये कंडीशन, कुछ कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन ये है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन पे अप्लाई ना होता हो, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इन पे ना अप्लाई होता हो, इन दो बॉडीज पे ये एक सिस्टम हो जो जिसपे कोई फोर्स अप्लाई ना होता हो, ठीक है, पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि ये जो M1 U1 प्लस M2 U2 ये इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, ठीक है, जो भी उसमें बॉडीज है उनका इनिशियल मोमेंटम है, और फाइनल मोमेंटम उन सब बॉडीज का है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से हमें ये यहां पे प्रूव हो गया कि इनिशियल मोमेंटम जो भी है, अगर आप कोलिजन के थ्रू जाते हो, इलास्टिक कोलिजन के थ्रू जाते हो, तो आपका फाइनल मोमेंटम भी इनिशियल मोमेंटम के बराबर होगा। अप्लाइंग कंडीशन क्या है कि इन पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हमें अभी चाहिए क्योंकि हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अभी के लिए इसको नोट कर लो आप, और जल्दी से वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जल्दी 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 जल्दी। न्यूटन थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, सिंपल दो टॉपिक्स हैं। ठीक, तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे जो हमारे टेक्स्ट ने दिए हैं। पहले एक एक करके ट्राई करेंगे, दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करने की, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हमें एक इक्वेशन चाहिए, मैं ऊपर लिखने वाला हूं, कोई नहीं। तो हमें क्या इक्वेशन निकल के आ गई है, वो है हमारी M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। अब कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम 9.6 क्वेश्चन जो है हमें बोला गया एक बुलेट है जिसका मास है M1 मानते हैं कितना 20 ग्राम, सिंपल है, 20 ग्राम मास है। हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी U1 मानते हैं, कितनी दी है, सॉरी V1 मान लेंगे, ठीक है। V1 कितनी है इसकी मैं बताऊंगा अभी, V1 क्या है U1 क्या है, एक मिनट रुकना बस। फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, मास M2 वो है 2 kg। व्हाट विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल V229। हमें बोला गया है, ठीक है, हमें ये बोला गया है कि एक बुलेट जो है हमने एक गन से फायर की, एक बुलेट को गन से फायर किया, बुलेट की कंडीशन दी गई है, बुलेट की प्रॉपर्टीज दी गई है, गन की प्रॉपर्टीज दी गई है। हमें बोला गया है जैसे ही हमने बुलेट को थ्रो किया, मुझे बोलो गन की क्या वेलोसिटी आ जाएगी, गन की रिकॉइल वेलोसिटी क्या आएगी। वो जो गन पीछे की तरफ ठीक है हमारे शोल्डर को करता है, वो जो वेलोसिटी आती है गन उसको हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, ठीक। हमें पूछा है कि रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करके ये वाला केस अंडरस्टैंड करते हैं, गन वाला। सपोज पहले जो गन है ऐसे ही, ठीक है, ये गन है आपके पास, ठीक, और बुलेट अभी इसमें है, यहां पे इसकी बुलेट है, बुलेट अभी फायर नहीं हुई है, ठीक है, बुलेट फायर नहीं हुई है। आपसे पूछूंगा इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम क्या है। आप बोलोगे बुलेट का मास तो 20 ग्राम है, 20 ग्राम डिवाइड बाय 1000 केजी में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि केजी ऐसा यूनिट है, ठीक है, इंटू वेलोसिटी 0 है, प्लस गन का मास 2 kg है, इंटू वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियल मोमेंटम 0 है ना, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा आ गया 0। आ जाते फाइनल मोमेंटम पे, मतलब अब क्या हो गया, अब बुलेट जो है वो रिलीज हो गई, बुलेट निकल गई गन से। जस्ट बुलेट निकल गई, हमने कुछ चीजें नोटिस कर ली, हमने देखा मोमेंटम क्या है। अब हमने ये मोमेंटम देखा कि जो बुलेट है उसका क्या है 20 डिवाइड बाय 1000 इंटू 150 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, प्लस 2 इंटू V, 2 के किसका है गन का, V हमें नहीं पता। ये है आपका MF फाइनल मोमेंटम, ठीक है, ये आपका था MI इनिशियल मोमेंटम, ठीक है ना, सिंपल है। सॉल्व करते हैं इसको।
एक एक काट लेंगे यहां से, एक यहां से काट लेंगे। 5 2 5 जा 2 1 जा 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है। 3 प्लस ट्वाइस v, जी या v घन आपकी मर्जी है। हमें आ गया mf मतलब फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम हमें आ गया 3 प्लस ट्वाइस v घन। ये जो है ये किसके बराबर है? यहां पे एक और चीज आपके लिए, यहां पे आपके लिए एक और चीज है। तो क्या करते हैं कि ठीक है, ठीक है, हमें ये यहां पे देखते हैं हमें क्या मिला है, एम आई इज इक्वल टू एम एफ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम 0 है, ये किसके बराबर है हमारा, ये है आपका 3 प्लस ट्वाइस v, ठीक है। यहां से v निकालते हैं तो v किसके बराबर आएगा आपका -3/2 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। आपका v आ गया -1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो घन की रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी वो होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड, मगर यहां से बुलेट गई उसके अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस साइन ही डिनोट करता है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये जो है ये आपको रहा घन और बुलेट का केस, ठीक है। घन और बुलेट में पहला मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम 0 होता है एंड फाइनल मोमेंटम देख के हम निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ घन क्या होगी। यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो आपकी बुलेट की वेलोसिटी 150 थी, घन की 1.5, तो इसीलिए ज्यादा जो है ज्यादा वेलोसिटी नहीं आती रिकॉइल वेलोसिटी, क्योंकि घन का मास कुछ होता है। जल्दी से नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट या वीडियो को पॉज करो। तो होप करता हूं कि ये हो गया होगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से ट्राई करेंगे कि जल्दी से वो भी हो जाए, ठीक है। तो कुछ होमवर्क में भी क्वेश्चन देंगे जो आप खुद सॉल्व करोगे और मुझे आंसर्स कमेंट में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिटेल्स नोट करते हैं, क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9.7, हाँ 9.7 पे आ जाते हैं। 9.7 A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity 5 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheels. The mass of the cart is 3 kg. What is her velocity as the cart starts moving? Assume that there is no external imbalance force working on the horizontal direction. ठीक है, हमें बोला गया एक गर्ल है, ठीक है, उसका मास मानते हैं mg या m1, mg और m1 आपकी मर्जी, ठीक है। कितना दिया है 40 kg। वो आप मान लो चल रही है u1, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरा जो दिया है m2 हमें वो दिया है कितना 3 kg। उसकी जो u2 है वो है 0, क्योंकि वो रेस्ट पे है। हमें बोला गया है अब क्या हुआ, जैसे ही इस गर्ल ने इस पे जंप किया, ठीक है, इस गर्ल ने इस पे जंप किया तो ये दोनों एक साथ चलने लगे, ठीक है, दोनों एक साथ चलने लगे। बोलो क्या वेलोसिटी होगी, ठीक। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज अ कार स्टार्ट मूविंग, मतलब जब ये दोनों एक साथ चलेंगे तो क्या वेलोसिटी होगी तब इस गर्ल की, ठीक। तो दोनों की एक ही वेलोसिटी होगी। तो आ जाते हैं सोल्यूशन पे, ऊपर वाली इक्वेशन यूज करके। पहला इनिशियल मोमेंटम लिख लेंगे। क्या है इनिशियल मोमेंटम, आपसे ही पूछते हैं इनिशियल मोमेंटम क्या है। इनिशियल मोमेंटम आपका आएगा इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम इनिशियल, इसका क्या आएगा 40 × 5 इनिशियल मोमेंटम प्लस 3 × 0, ये आपका बराबर आएगा mi इनिशियल मोमेंटम। किसके बराबर है 5 4 20 200 इज इक्वल टू mi, ये तो 0 ही होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया mi। फाइनल मोमेंटम पे आ जाते हैं। फाइनल मोमेंटम क्या है, फाइनल मोमेंटम में हमें है mf में हमें क्या है, हमें है मास m1 प्लस m2, ठीक है, एक ही वेलोसिटी मूव कर रहे हैं, तो ये हमें फाइनल मोमेंटम है। याद रखना यहाँ पे मास m1 और m2 आपस में मिल गए तो वो एक साथ मूव करेंगे, मतलब यहां पे आपको आएगा 43 × v mf फाइनल मोमेंटम, ठीक है। मेरा समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पे इनिशियल मोमेंटम आपको आ गया इनिशियल वेलोसिटी इनटू इनिशियल मास, तो वो आपको आ गया 40 × 5 × 3 × 0, तो आपका 200, ठीक है। लेकिन यहाँ पे mf में क्या हुआ, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो इनका मास प्लस होगा और वेलोसिटी कॉमन होगी, तो वो आ गया 43v। तो यहां से
एम आई इक्वल एम एफ देख के हमें क्या आ जाएगा, हमें आएगा v इक्वल 200 डिवाइड बाई 43। ठीक है ना, सिंपल है। 200 प्लस डिवाइड बाई 43 आपको क्या आएगा, 4.65 मीटर पर सेकेंड। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, आंसर इतना सिंपल है, 2 लाइन में हम आंसर कैलकुलेट करके इसका बता सकते हैं। एक ही चीज हमें चाहिए, वो है कंसेप्ट को समझ लेना। अगर हमने कंसेप्ट समझ लिया तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो छोटे क्वेश्चन, ठीक है, बच्चों वाले क्वेश्चन लगेंगे आपको, क्वेश्चन 5 सॉल्व करोगे। तो जल्दी से इसको भी नोट करो जल्दी से। अब हमें दिए गए हैं, ठीक है 9.8 क्वेश्चन जो है ये आप खुद करोगे, ठीक। अगर नहीं आया तो मुझे आप कल बोल दोगे, कमेंट सेक्शन में मैं करूंगा। हम आ जाते हैं जो ब्लू कलर से हमें क्वेश्चन दिए हैं कुछ, वो करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9.8 आप खुद कर लोगे, हो गया। जल्दी से आप करता हूं मैं, 9.8 होमवर्क में है, वो करके सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिख देना है। क्योंकि उसका सोल्यूशन दिया है तो आपको उतना सोल्यूशन नहीं देखना है, आप उसको 1 या 2 लाइन में खुद ही सॉल्व कर सकते हो। जो नीचे ब्लू कलर में क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ पूछा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg, राइफल M1 मानते हैं अभी 4 kg मास है इसका, ठीक है। बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, M2 मानते हैं बुलेट को कितना है 50 ग्राम, मतलब 50/1000 kg, ठीक है, सिंपल है। हाँ, इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकेंड, इसका हम मानते हैं V1 कितना है, V2, ठीक है, V2 सॉरी 35 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, V1, ठीक, सिंपल है यार। पहला इनिशियल मोमेंटम 0 है, क्यों, हमने अभी ये क्वेश्चन किया घन क्या, तो इनिशियल मोमेंटम 0, क्योंकि ये भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है। फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, 4V1 प्लस ये 50/1000 इंटू 35, ठीक है, ये काट लो ऑफ, 5 1 जा 5 2 जा 5 4 जा 20 5 7 जा 35, ठीक है, 7/4, ठीक, 7/4, तो इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम 0, तो V1 किसके बराबर आएगा आपको, 7/16 मीटर पर सेकेंड, 7/16 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, ठीक है, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास 100 ग्राम and 200 ग्राम मूविंग along the same line and direction with velocities 2 meter and 1 meter respectively. They collide and after the collision the first body moves with a velocity of 1.67 meter per second. Determine the velocity of the second object. ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, जल्दी से इसको नोट किया होगा, ठीक है। तो रब करता हूं मैं, ये लास्ट क्वेश्चन है जो हम आज के लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। कल हम पढ़ेंगे, कल आगे सब क्वेश्चंस करेंगे, मजा आने वाला है, ठीक है। देखेंगे कितने क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ट्राई करेंगे कि हो जाए, ठीक। देखो 2 बॉडीज मूव कर रही है, बॉडी 1 बॉडी 2, ठीक, इसका U1 U2, इसका 100 ग्राम है, इसका 200 ग्राम है। U1 किसके बराबर, U2 किसके बराबर, U1 इसका आएगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद ये अलग अलग मूव करने लगे, ठीक है। सपोज इसने बोला है कि तो फर्स्ट बॉडी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, 100 ग्राम वाला, 100 ग्राम जो है ना, 100 ग्राम ये मूव करने लगा कितनी वेलोसिटी से, 1.67, इसकी V1 है, ठीक, V2 हमें ढूंढनी है। सिंपल है, कंजर्वेशन मोमेंट्स में जाएंगे, 100 डिवाइड बाई 1000 kg में करेंगे, इंटू 2। अगर हमने यहां से 200 को 1 मान लिया तो हमें ये करना है, यहां पे इसको 1 मानना पड़ेगा, इसको 2, क्योंकि हमने वहां पे पहला ऑब्जेक्ट मान लिया है, ठीक है। इसको 1 आएगा, फिर प्लस आपको आएगा 200 इंटू 2, ठीक है, किसके बराबर आएगा, वो आपको आएगा बराबर 100 इंटू 1.67 प्लस आएगा 200, यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 है, यहाँ पे डिवाइड बाई 1000 है, डिवाइड बाई 1000 इंटू V2, 1000 को कॉमन निकाल के कट करते हैं, ठीक, खत्म हो गया चारों साइड से, ठीक है। यहां से हम 1000 को कॉमन निकाला, यहां से 1000 को कॉमन निकाला, उसको करते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा 100, फिर से परेशानी होगी मार्कर्स की, यहाँ को क्या आएगा 100 प्लस आएगा 400 इज इक्वल टू, ये कितना आ गया 167
प्लस 200v। ठीक है, ये कितना आ गया 500, इसको माइनस करो 167, कितना हो जाएगा 500, आपको आएगा 500 माइनस 167 इज इक्वल टू 200v। सिंपल है ना। तो 400 को आपको 67 माइनस करने हैं, तो आपको कितना आ जाएगा, आपको आ जाएगा 33। ठीक है, 333, हाँ 333 डिवाइड बाई 200 आपका आएगा v, तो वो आएगा 1.133, तो वो हो गया 1330, 1.1330 हो गया वो। ठीक है, तो 2 6 12, 1.67 के करीब आएगा मेरे सामने, आई थिंक 1.67 ही हो सकता है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी भी इतनी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको कंजर्व मोमेंटम करना है तो देखो, अगर आपको मोमेंटम कंजर्व करना है तो आपको इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे देखा, क्या यहाँ पे कितना आ गया टोटल 500, तो अगर हम इसको 167 करेंगे कितना हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 167 टू 5 लाख, हाँ अप्रोक्सीमेटली आपको आएगा 511 अगर आप इसको 1.67 होगी, तो इसकी वेलोसिटी 1.67 के करीब ही होगी, मतलब 1.67 ही होगा, ऑलमोस्ट 1.66। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंपेयर करके हमने आंसर निकाला। तो ये हो गया हमारे इंडेक्स क्वेश्चन आज के सारे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डोंट वेरी, सिंपल चल रहा है अभी, सिंपल चैप्टर्स है, सिंपल क्वेश्चंस है, सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अगर हमने ये मान लिया कि टफ है तो टफ है, नहीं समझ में आ जाएंगे। एक बार अगर आपने समझने की कोशिश की तो आपके लिए फॉर एवर रहने वाला है, कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अच्छे वे में आपको समझाने की ट्राई करूं। बाकी होप करता हूं कि आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक तो करना ही है, ठीक है, क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है वीडियो को। हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे तो है ही, कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है, जो भी आपके मन में आ जाए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।